गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी पर्यावरण की टीचर अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्यावरण का पाठ 13 जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। ये जो पाठ है एक कहानी है यात्री की जिसका नाम गौरव जानी है और उसकी बाइक लोनर की। और ये जो गौरव जानी है ये इंडिया के अलग अलग भागों में घूमता है और अपनी उसी यात्रा के बारे में उसने इस पाठ में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़-भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। जो गौरव जानी है आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये मुंबई की भीड़ भाड़ शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच रहते हैं और इसीलिए वो इन सब से परेशान होकर अलग अलग इलाकों में घूमने का शौक रखते हैं। कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वही भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे आदि। और मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र मैंने 1400 किलोमीटर का जो सफ़र था वो 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगेगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। वही एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ़ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। गौरव जानी जो मुंबई में रहते थे, जब वो दिल्ली आए 1400 किलोमीटर का सफ़र करके तो उनको वहाँ आके ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। बड़ी बड़ी इमारतें, शोरगुल वाले रास्ते, भीड़ वाली जगह, और इसलिए उनको दिल्ली और मुंबई में कोई अंतर नज़र नहीं आया। दिल्ली में फिर सामान भरवाकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच मैंने चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। अब जो उनकी अगली यात्रा थी वो जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए उनको लद्दाख में लेह तक जाने की थी। मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आँख खुलती। ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये लोनर खड़ी हुई है बाहर, और ये गौरव जानी का छोटा सा नायलॉन का टेंट है जिसमें वो अपनी रात गुजारते थे। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर ले पहुंच ही गए।
अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। मोटरसाइकिल से सफ़र करते हुए जब गौरव जानी अपनी बाइक लोनर के साथ लेह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का जो लेह का इलाका है लद्दाख का, वो एकदम सूखा, समतल और ठंडा है और इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। जो लद्दाख है वहाँ बारिश बहुत कम होती है और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान ही दिखाई देता था। लेह में जो घर होते हैं वो सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घर होते हैं और लेह में चूल्हे का मतलब होता है स्वागत और इसलिए गौरव जानी को देखकर वो जो बच्चे उनको दिखाई दिए झूले झूले चिल्लाने लगे। ताशी के घर पर ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। ताशी जो लेह में रहता था वो गौरव जानी को अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। पत्थर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी। ताशी का जो घर था वो 2 मंजिल का था और वो घर जो था पत्थरों को काटकर बनाया गया था। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई थी और अंदर से वो जो घर था एकदम छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी और ताशी मुझे जो गौरव जानी थे उनको अपने घर की पहली मंजिल पर ले गया। उसने उनको बताया कि वो सब लोग ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके वो अपने नीचे रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो जो लेह में लोग रहते हैं वो नीचे की मंजिल में आ जाते थे और वो जो मंजिल होती थी उसमें कोई भी खिड़की नहीं बनाई जाती थी ताकि जो ठंडी हवाएं हैं वो वहाँ पे ना जा सकें। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती हैं। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती हैं। जब फल सब्जी नहीं मिल पाती तो ये जो सूखी हुई सब्जियां थी इसी से ही वो अपना गुजारा करते थे। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया है, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुझे मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी।
जो गौरव जानी थे वो ले होते हुए फिर चांगथांग इलाके की ओर बढ़े और यह मैदानी इलाके से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था और बिल्कुल सुनसान और पथरीला रास्ता था। यहाँ पे चूंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था इसलिए ऑक्सीजन की कमी थी और इस हवा में सांस लेने में उनको मुश्किल हो रही थी। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भीड़ बकरियां। थोड़ी ही दूर पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये लोग कौन थे और क्या कर रहे थे। चांगपा, वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं ने मुझे चांगपा के बारे में बताया। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। चांगपा कौन होते हैं? चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की ही बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं और यही है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे अपने बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बाल से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, उन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थीं। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह बहुत ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1,000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। धन्यवाद।